हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 10 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आपकी क्लास में कोई दूसरे देश का विद्यार्थी शामिल होता है, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, लोकल हैं, यानी कि स्थानीय हैं। तो आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों की जो प्रथाएं हैं उन पे हम चर्चा करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए। चौथा ऑप्शन है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो इसमें किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या इससे क्या हम कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे देश का विद्यार्थी आता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पक्षपात और रूढ़ियों, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चे हैं तो आपस में जब रहेंगे तो वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे और अच्छा क्या होगा, सबसे जो अच्छा आंसर होगा वही हमें देना है। दूसरा है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ये सबसे अच्छा है क्योंकि पक्षपात को कम करेगा ये, क्योंकि अगर दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी क्लास में आ रहा है तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को, तो वो विविधता जो है उसको महत्व देंगे। उसमें जो उसकी जो भी मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बात को हमारी एक समाज में गलत समझा जाता है उसको दूसरे समाज में गलत नहीं समझा जाता। तो इससे क्या होता है कि वो रूढ़ियों के बारे में भी समझेंगे, पक्षपात जो भावना होती है इसका भी वो लोग खंडन कर सकते हैं। अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। बहुत कोई एक संस्कृति बहुत बेहतर नहीं होती, सब संस्कृति की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बहुत बेहतर होती है और एक निम्न कोटि की होती है। तो सभी संस्कृतियाँ अपने आप में यूनिक होती हैं, कुछ ना कुछ अलग उनमें होता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपको बताना है कि बिना बोले संचार करने की जूम ऐप में कौन सी ये विविधता है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं बिना बोले संचार करने के लिए। मतलब आपको आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आपको मतलब उसके द्वारा आपको किसी की ऐसी कोई टेक्निक है जिसके द्वारा आप सिर्फ बिना आवाज़ की चीज़ों को समझा सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चैट में GIF। दूसरा ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंस। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम्स। चौथा ऑप्शन है वर्चुअल बैकग्राउंड। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि चैट में GIF, ये सबसे अच्छा होता है कि GIF में क्या होता है कि कुछ शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, कभी कभी आप थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि आप बिना आवाज़ के चीज़ों को लोगों को समझा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है आप बोल भी सकते हैं, इसमें बिना बोले आप कैसे ये बताएंगे। तो ये सब, तो सबसे अच्छा क्या होता है चैट में जो GIF का प्रयोग किया जाता है, GIF का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि बिना बोले चीज वीडियोस होते हैं, उसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों तक फैलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। मतलब आपको बताना इसमें से कौन सा है जो संरचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है कि आपने कोई चीज सीखी है उसका प्रयोग करके कोई नई चीज बनाइए या नई चीज में उसका प्रयोग कीजिए। तो आप पहला ऑप्शन है हमारा पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना।
तीसरा ऑप्शन है फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना। चौथा ऑप्शन है जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो पंछियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे, मतलब इसमें क्या है कि आपने अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि कौन सी चोंच किस काम से आती है, तो ये तो उतना कारगर नहीं है। तो नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना अगेन कुछ आप जैसा है, अगर आर्ट में बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छा चित्र बना लेगा। जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, मतलब क्या होता है, साफ पानी किस तरह से होता है और गंदा पानी क्या है, कौन सी अशुद्धि मिली है तो पानी का कलर इस तरह से हो गया है, ये सब क्या है, ये बच्चा जो है वो सोचेगा, जो उसने पढ़ा है वो उस ज्ञान का प्रयोग करेगा नई चीज़ों को गढ़ने में, अपनी समझ को विकसित करने में। क्या होगा, मान लीजिए कोई चीज़ हम मिलाते हैं पानी में तो पानी का कलर कुछ बदल जाता है, साबुन मिलाएंगे तो वो दूसरे कलर का से हो जाता है, अगर उसमें मिट्टी मिलाएंगे तो वो दूसरे कलर की हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा समझ सकेगा कि इसमें कौन सा प्रदूषक मिला हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपको बताना इसमें से कौन सा उदाहरण है जो सब बताता है कि बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से अध्ययन में शिक्षण में लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतरों के कारणों पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूहों में इसके बारे में चर्चा करें। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। चौथा ऑप्शन है इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उदाहरण है जिसमें बच्चा जो है सक्रिय रूप से लगा हुआ, मतलब वो मेहनत कर रहा है, वो खुद कोई कार्य कर रहा है। इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारने में क्या है, बच्चा सिर्फ देख के उसको उतार ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्या होता है कि सक्रिय में बच्चा दिमाग और अपने माइंड का, अपने जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं देखने का समझने का प्रयास करता है। इसमें पाठ्यपुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना, इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करना, ये भी उतना कुछ खास नहीं है कि जो टेलीफोन को दर्शाते हैं जो चलचित्र, इसमें कोई कुछ खास नहीं कर सकता। पिछले वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतरों के कारणों पर चर्चा करना, मतलब कि इसमें क्या है कि बच्चे ने चित्र देखा वाहन का, फिर उसके बाद वो बताएगा कि इस वाहन में ये अंतर क्यों किया गया है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो भी गाड़ियां हैं उसमें डेवलपमेंट हुआ है। पहले की जो गाड़ियां आती थी बहुत मोटी होती थी, उसमें बहुत पुर्जे होते थे और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आने लगी, क्यों होने लगा ऐसा, ये सब जब बच्चे सोचेंगे, इस पर दिमाग लगाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या होगा, वो सक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से वो अपना दिमाग अपने संज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। मतलब कच्चे माल की, मतलब रॉ मटेरियल्स के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा उदाहरण जो होगा वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे से आप उसके द्वारा समझा सकते हैं। पहला ऑप्शन है
विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। मतलब कि आपको बताना कि जैसे धान की कटाई होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद हम किस तरह से उसको बाजार में बेचते हैं, ये सब बताने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का उपयोग किया गया है। मतलब आप बच्चों को बोलिए कि आप जाइए और इस विद्यालय का चक्कर लगाइए और फिर आप बताइए कि जो जो भी वस्तुएं बनी हैं उसमें क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए पोस्ट बनाने को कहना। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होगा, रॉ मटेरियल का सबसे ज़्यादा अच्छे से जो प्रयोग कर रहे हैं बच्चे, वो ये है कि विद्यार्थी जो है अपनी पसंद से रॉ मटेरियल चुनेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, अपने लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि हम इन चीज़ों से किस तरह से पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं। तो इसमें बच्चा ज़्यादा सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। और धान की कटाई में उसको अगर प्रोसेस पता है कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने बीज बोए, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह उसका रोपण किया, फिर उसके बाद जब वो पक उसमें भराई की, उसकी निराई की, उसके बाद उसको काट के हम ले आए, उसको फसल को और बीज को अलग किया, फिर उसके बाद उसको सुखाया, उसके बाद उसके जो छिलके हैं उसको उतारे, फिर हम बाजार में ले गए। तो वो आपको पूरा प्रोसेस बता देगा अगर बच्चे को ने देखा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन थर्ड में क्या है कि बच्चे को दिमाग लगाएगा वो कि किन किन रॉ मटेरियल्स का वो प्रयोग कर सकता है, और साथ ही साथ पेंसिल स्टैंड को किस तरह से वो बनाएगा, क्या रंग देगा, कैसे वो उसको किस तरह से उन रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करेगा। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। मतलब आप खेलों के बारे में आप बच्चों को बता रहे हैं, एक कोई चैप्टर है उसको आपको पढ़ाना है। तो आपसे एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपसे वो बच्चा पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। मतलब इसमें से कौन सा है जो आप इस बात को बच्चे को संतुष्ट कर सकता है कि हम खेलों को क्यों पढ़ाते हैं ईवीएस में। पहला ऑप्शन है, खेल सदियों से खेले जाते हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक भाग है। दूसरा ऑप्शन है, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें इसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। तीसरा ऑप्शन है, हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। चौथा ऑप्शन है, खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपकी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि खेल सदियों से खेले जाते हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक भाग है। तो ये सबसे अच्छा है कि क्या होता है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत कभी काम के समय में या कभी फुर्सत काम के लिए, कभी किसी का पेशा होता है खेल खेलना, या कभी क्या होता है लोग फुर्सत में इंजॉयमेंट के लिए खेल खेलते हैं। इससे आपकी एक समझ बनेगी, आप अपने जो आसपास है उसको समझ सकेंगे कि हम खेल क्यों खेलते हैं।
या कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के खेल खेले जाते हैं, विशेष एज के बच्चे जो हैं वो विशेष खेल खेलते हैं। तो इससे आप क्या होगा, बच्चे अपने परिवेश को अच्छे से समझ पाएंगे। बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने लगे तो ये बच्चा भी बहुत छोटा है, इस तरह की वो समझ वो नहीं विकसित कर पाता। हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई प्रकार के खेल जो हैं अब नहीं खेले जाते। तो इसमें भी बच्चा जो है, बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं, वो अपने बड़ों से गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए क्या उनको मदद करेगा। छोटे बच्चों को ये सब नहीं होता। छोटे बच्चों में किसी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है आप ये सिखा दीजिए, किस तरह से टाइम स्पेंड करना है, वो सब वो नहीं समझ पाते, अभी बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि और खिलाड़ियों का बचपन ये सब भी कुछ खास नहीं है। सबसे अच्छा आंसर क्या है कि खेल से क्या होता है कि हमें अपने आसपास के परिवेश को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है यह है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा कहती यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। मतलब एक क्षेत्र को दिखा रही है, फिर वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा कहती है यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना जो है ये यहाँ है। सहमीर कहती है क्या वहां पर लोग उल्टा खड़े हैं, मतलब यह लोग गिरते क्यों नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जैसे होता है तो यहाँ पे क्या लोग उल्टे खड़े हैं जो गिरते नहीं है नीचे। स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। मतलब क्या होता है, सहमीर जो है ग्लोब का जो निचला हिस्सा है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोग रहते तो वो गिरते क्यों नहीं। तो उजारा कहती है यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना जो है वो नीचे ही है। तो फिर वो सहमीर कहता है कि क्या वहाँ के जो लोग होते हैं वो उल्टे खड़े होते हैं, गिरते क्यों नहीं। अगर सीधे खड़े होते हैं तो वो लोग नीचे क्यों नहीं चले जाते, मतलब गिर क्यों नहीं जाते। तो उसमें क्या है, आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बच्चे को बताना है। तो इसमें से सबसे अच्छा क्या करेंगे आप, ये आपको बताना है कि जो सहमीर की गलतफहमी है कि जो ग्लोब के जो निचला हिस्सा है वहाँ पे लोग गिरते क्यों नहीं, अगर खड़े हैं तो वो लोग वहाँ से चीज़ें गिर क्यों नहीं जाती, उसकी गलतफहमी को आप किस तरह से दूर करेंगे। पहला ऑप्शन है, जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। दूसरा ऑप्शन है, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। चौथा ऑप्शन है, एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आप बच्चा जो है वो ग्लोब पे देख रहा है तो आप क्या कीजिए, ग्लोब के जो निचले हिस्से यानी दोनों तरफ क्या कीजिए, आप एक पिन चिपका दीजिए और बच्चे को फिर अलग अलग एंगल से देखने के लिए कहिए कि देखो इस तरह से देखोगे तो किस तरह से लगेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी समझ विकसित होगी कि हाँ निचले हिस्से में भी लोग क्यों नहीं गिरते हैं। सबसे अच्छा क्या होगा कि आप ग्लोब के निचले हिस्से में या ऊपरी हिस्से में दोनों तरफ पिन चिपका दीजिए और फिर उसको अलग अलग एंगल से देखने के लिए कहिए। तो उस जो उसकी अवधारणा है कि बच्चे नीचे की साइड के लोग गिरते क्यों नहीं है, वो समझ जाएगा कि हाँ इधर से हम देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा और जो सामने से देख रहे हैं तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। मतलब ज्ञानेंद्रिय विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अच्छा है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे।
तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझेंगे कि भिन्न भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। चौथा ऑप्शन है भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाले ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि हम भोजन हम कैसे किस तरह से उपयोग करते हैं, और जो क्या होता है कभी कभी कि जो अलग अलग पशु होते हैं, अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं, वो अलग अलग तरीके से भोजन का जुगाड़ करते हैं और उन्हें अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग का उचित प्रयोग सीख पाएंगे। कभी आँख, कान, नाक, मुंह, कभी क्या होता है कुछ लोग जो है सूंघ के चीज़ों को का पता लगाते हैं, कुछ लोग देख कर पता लगाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग है। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। तो ये क्या है हमारी ज्ञानेंद्रियां। इसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये बच्चा पता करने के लिए हमें क्या होगा, भोजन का जुगाड़ करने के लिए की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करें। ये चींटियां क्या होती हैं, वो अपने भोजन का कैसे उसको पता करते हैं कि हाँ ये मेरे खाने योग्य है कि नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है खाना खराब हो गया है कि नहीं, तो हम सूंघ के कभी कभी पता लगाते हैं या कभी कभी देख के पता लगाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। मतलब आप एक बॉटल ले आते हैं गोंद की और बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और बच्चों को बोलते हैं कि देखिए ये गोंद है और अगर आपने इसको खत्म कर दिया आपने, तो आपको दूसरी नहीं दी जाएगी। तो आप क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों में कि किसी चीज जो सीमित संसाधन है उनका संरक्षण हम किस प्रकार करें। इसमें से कौन सी विधि है या कौन सा एक मेथड है जिसके द्वारा आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह से अपनी जो लिमिटेड संसाधन है, जो लिमिटेड जो सोर्सेज हैं, हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका हम प्रयोग किस तरह से करें कि वो जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। पहला ऑप्शन है एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। तो इसमें से सबसे अच्छा क्या होगा कि आप बच्चों को एक साझा रजिस्टर दें और उसमें उन्हें लिखने के लिए कहें कि आपने गोंद का प्रयोग कब किया, क्यों किया और कितना किया। इससे क्या होगा, अब अगर बच्चे ने गलत तरीके से प्रयोग किया होगा तो आप बता सकते हैं कि बच्चों आप यहाँ पे किसी और विधि का भी प्रयोग कर सकते थे या आप कम मात्रा में उसका प्रयोग कर सकते थे। तो इससे क्या होगा, बच्चों में संरक्षण की एक जो भावना है उसका विकास होगा, वो संसाधनों को सही से प्रयोग करना सीखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विभिन्न विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चीज हम जो है वो बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए
सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। तीसरा ऑप्शन है समझाना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। चौथा ऑप्शन है पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। तो इसमें से सबसे अच्छा क्या है ये आपको बताना है। सबसे अच्छा क्या होगा, भोजन पचाने में लगने वाले समय का ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को करना। इसमें बहुत सी चीजें जो है वो इफेक्ट डालती हैं कि बच्चा स्वस्थ है या किस तरह का बच्चा, या बच्चा बीमार है कि नहीं बीमार है। तो ये सभी चीजें फर्क डालती हैं। और अभी छोटे बच्चे होंगे तो वो उतना इस तरह को से नहीं समझ पाते हैं। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। हो सकता है उस जो स्थान आपने चुना हो वहां पे नमी हो तो वहां पे चींटियां जल्दी आ जाती हैं। तो ये सब भी ज्यादा कारगर नहीं होगा। समझाना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो ये सही है। आप देखेंगे कि चाय को हम जब उसमें फूंकते हैं तो वो उस पर हवा से फूंकते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो इससे आप बताएंगे कि क्या है, जो हम फूंक रहे हैं उसका जो तापमान कम है और चाय का प्याला जो बहुत गर्म है, तो इस वजह से क्या है वो ठंडा जल्दी हो जाता है। तो आप उनको बताएं, इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि जो ताप का जो चालन होता है, मतलब ताप क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर वो ट्रेवल करता है। इसी तरह वो क्या नाम है पूरे माहौल को गर्म करता है। तो हम जो फूंक रहे हैं वो क्या है, उसका तापमान कम है और चाय का प्याला बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा वो ठंडा हो जाएगा हमारे फूंकने की वजह से। और अगर मान लीजिए यही होता कि बहुत ठंडी का माहौल है तो हम जो फूकेंगे वो अंदर से जो हमारे हवा निकल रही है वो गर्म है और बाहर का माहौल ठंडा है, तो क्या होगा वो हमारे हाथ में गर्मी महसूस कराएगा। तो ये आप बता सकते हैं बच्चों को कि क्यों चाय का जो प्याला गर्म से ठंडा हो जा रहा है हमारे फूकने से। ये प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे प्रासंगिक होगा। मतलब आप ऋतुओं का एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त वाक्य होगा जिसके द्वारा आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो सबसे अच्छा क्या होगा ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको पहले से ही ऋतुओं के विषय में और उसका पौधों पर प्रभाव क्या होगा ये पहले बच्चों को पता होगा तभी वो बता पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप ऋतुओं का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं है। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्मी या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी उतना कुछ कारगर नहीं है। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो कई अन्य कारणों से भी कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है कि आप जो है जो ऋतु का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण नहीं होगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इसमें से किसका प्रयोग किया है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा है कि आप जब बच्चों को ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनका उपयोग उन्होंने किया होगा, वो क्या उनके जीवन से आप जोड़ रहे हैं, तो बच्चे और
जो है वो एक्साइटेड होंगे, वो और भी चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होंगे कि हाँ, हमने स्वेटर का प्रयोग किया था तो उसके क्या गुण हैं, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, विशेष ऋतु में ही क्यों करते हैं, या टोपी का प्रयोग हम विशेष ऋतु में ही क्यों करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो जो उन्होंने जो सीखा है उससे हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको कनेक्ट करके हम उसको पढ़ाएंगे। जो बच्चे जानते हैं अब उसी से हम जो नहीं जानते उसकी तरफ हम उन्हें ले जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य है हमारा विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच में अंतर को समझेंगे। हमारा शैक्षिक उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो है संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच के जो अंतर है उसको समझ सकें। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। इसमें से कौन सा प्रश्न है जो हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है कि बच्चे जो है संचारी और गैर संचारी रोग के बीच के अंतर को समझ सके, उसका सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। पहला ऑप्शन है हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों। दूसरा ऑप्शन है यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। तीसरा ऑप्शन है सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे होता है। चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार से रोग होते हैं किस तरह से, कैसे, ये आपको बताना है। तो इसमें से क्या है कि बात आप बच्चों की जो दैनिक जीवन से जुड़े चीजें हैं उनको हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं करते, क्यों। ये हम आपसे बच्चे से पूछेंगे क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि कोविड का फेज जो है सभी बच्चों ने देखा। तो ये सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा कि बच्चे जानेंगे कि हम सामान्य सर्दी से बचाव के लिए क्यों मास्क का प्रयोग नहीं करते और कोविड के बचाव के लिए हम मास्क का उपयोग क्यों करते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे संचारी और गैर संचारी और जो गंभीर रोग हैं उनके बारे में वो समझ सकेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती हैं जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। मतलब एक शिक्षिका है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का प्रयोग करती हैं जिसमें जो पृथ्वी की जो चित्र हैं उनका 3D निरूपण किया गया है, मतलब 3D चित्र दिखाया जा रहा है बच्चों को। तो शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इसका अनुप्रयोग से क्या लाभ हो। आप मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है इसके प्रयोग से और जो मानचित्र की पुस्तक होती है उसके प्रयोग की तुलना में क्या लाभ होगा कि हम जो 3D जो चित्र है उसका प्रयोग करें, कंप्यूटर्स का प्रयोग करें बच्चों को सिखाने में। तो इससे इसकी तुलना में क्या हमें लाभ हो रही है, क्या हानि हो रही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा यह विद्यार्थी में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है यह विद्यार्थी को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। तो यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन, यह खुद से अध्ययन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। तो अगर बच्चे ने कोई चीज पढ़ी है तो आप पुस्तक के द्वारा भी वो उन्हें चीजें याद दिला सकते हैं। यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की स्थिति को समझने में मदद करता है। तो वो ग्लोब जो होता है वो बच्चों को स्थितियों को विभिन्न देशों की स्थितियों को समझने में ज़्यादा मदद करता है बजाय कि जो 3D जो चित्र होते हैं उपग्रह से जो विभिन्न उपग्रहों से जो चित्र प्राप्त होते हैं उनकी अपेक्षा। तो ये भी नहीं सही है। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। ये बहुत अच्छा है कि 3D के जो मॉडल्स होते हैं वो एकदम हूबहू वैसे ही दिखाते हैं। तो क्या होता है कि इससे बच्चों को जो भूमि की जो दृश्य है उसको समझने में ज़्यादा अच्छे से मदद मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक
कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती हैं। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि मतलब एक शिक्षक है, वो 2 गमले लाए हैं जिसमें एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है और एक में अदरक का। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो विषय प्रस्तुत नहीं करता। पहला ऑप्शन है हमारा पौधों में अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पौधों में विविधता, तीसरा ऑप्शन है पौधे के फूल के भाग, चौथा ऑप्शन है पौधों में बीजों का स्थानांतरण। तो पौधों एक में गुलाब का है और दूसरे में अदरक का पौधा लगा हुआ है। तो पौधों में अनुकूलन, इसका तो निरूपण करता है कि पौधों अनुकूल व्यवस्था, अगर पौधों में जो क्या अनुकूल परिस्थितियां आप नहीं देंगी तो पौधों का विकास सही से नहीं होगा, इसका निरूपण करता है। और पौधों में विविधता, मतलब अदरक क्या होता है, वो जमीन के अंदर होता है और जो गुलाब का फूल होता है वो ऊपर होता है, तो ये विविधता को भी दर्शाता है। फूल के भाग इसको भी दर्शाएगा कि अदरक क्या होता है, जमीन के अंदर लगता है और जो गुलाब होता है वो जमीन के ऊपर होता है। इन दोनों के फूल जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, इसका भी इसके बारे में। लेकिन पौधों में बीजों का स्थानांतरण, इसके बारे में वो नहीं बताता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। हमको यही बताना है कि जिसके बारे में जो शिक्षक जो है 2 पौधे जो लाए हैं जिनके बारे में वो नहीं बताता, हमें उसी के बारे में, वही हमारा सही आंसर। इसमें तो क्या नहीं बताता, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम बीजों को किस तरह से लगाते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि हम ऐसे ही ले जाते हैं, बीजों को छींट देते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, अपने से उगाते हैं पौधे, या कहीं पक्षी ले जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सालों से कोई बीज पड़ा रहता है, वहां पे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। या कभी कभी हमारे कपड़ों से लग के छिटक जाते हैं बीज, तो वहां पे पौधे उगाते हैं। तो बीजों का स्थानांतरण के विषय में ये हमें नहीं बताता, और बाकी और सब चीजों के बारे में बताता है। ये हमें ये नहीं बताता कि बीजों का स्थानांतरण किस तरह से होता है, बीज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते हैं, इसके बारे में नहीं बताता है, और सभी के बारे में वो हमें बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। एक सुहास नाम के एक टीचर है जो समुदाय से ही कोई एक जो है उदाहरण लेकर बच्चों में जो पारस्परिक निर्भरता है कि हम आप पर और आप हम पे किस प्रकार निर्भर हैं, ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को या धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है हमारा यातायात संकेत, दूसरा ऑप्शन है चाय की दुकान, तीसरा ऑप्शन है परित्यक्त तालाब, चौथा ऑप्शन है सीवेज या नाली। तो यातायात के संकेत, ये संकेत पर तो हम निर्भर है लेकिन संकेत हम पर निर्भर नहीं है। लाल बत्ती आप पे निर्भर है नहीं, येलो पीली बत्ती आप पे निर्भर है, हरी बत्ती आप पे निर्भर है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम उस पे निर्भर है। वो जलेगी तभी हम चलेंगे, रुकेंगे, तैयार होंगे, ये हमें बताती है, लेकिन वो हम पर निर्भर नहीं है। चाय की दुकान, चाय की दुकान जो है वो हम पे निर्भर है, हम उस पर निर्भर है, क्योंकि अगर हम चाय की दुकान पर नहीं जाएंगे तो चाय वाले को क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएगा। और हम भी अगर चाय के लिए पैसे उसको नहीं देंगे तो हमें चाय नहीं मिलेगी। हमें भी चाय पीनी है अगर, तो हमें चाय वाले को पैसे देने पड़ेंगे, और उसी पैसे से उसका परिवार चलता है, उसी से उसका जीविकोपार्जन होता है। तो क्या है, हम चाय के लिए चाय की दुकान पर, और चाय की दुकान जो है अपने खर्चों के लिए हम पर निर्भर है, वो हम क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। परित्यक्त तालाब, तालाब पर तो हम निर्भर है लेकिन तालाब हम पर निर्भर नहीं है। इसी तरह नाली पर हम निर्भर है लेकिन नाली जो है हम पर निर्भर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।